निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पहले की कला है? तो गुप्त कला हम लोगों ने देखा ही कि 240 से लेकर के 280 तक श्री गुप्त रूल करते हैं, जो कि पहले गुप्त शासक है, तो इसके बाद गुप्त कला डेवलप हुई होगी। पटना कलम तो जब औरंगजेब मरता है उसके बाद, औरंगजेब क्या था कि वो कला का बड़ा संरक्षक नहीं था और उसके मरने के बाद कोई बड़ा मुगल एम्परर भी नहीं आया, तो धीरे धीरे उसके राज्य के जो चित्रकार थे या संगीतकार थे वो अन्य राज्यों की तरफ धीरे धीरे स्विच कर गए हैं। उन्हीं में से कुछ आते हैं ईस्ट इंडियन पार्ट्स में, मुर्शिदाबाद में बसते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि ग्रेजुअली पटना में आकर के बस जाते हैं और वहीं चित्रकारी की एक पटना कलम विधा का विकास होता है। तो डेट मीन्स अगर औरंगजेब भी मरा है 1707 में, तो उसके बाद के कालखंड की ये कहानी रही होगी। वहीं गांधार और मथुरा कला आप देखेंगे तो कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है। कनिष्क जो कि 78 एडी में अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक नए आपको संवत का भी निर्माण करता है, और इन दोनों में भी गांधार कला ज्यादा पहले की है। मथुरा कला जो है सो कि वो गांधार कला के बाद विकसित होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गांधार कला हो जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे, ये दोनों आपको कनिष्क के शासनकाल में ही फलती फूलती है। गांधार कला के विकास में क्या है कि आपको यूनानियों का भी एक विशिष्ट महत्व था। हाउएवर भारतीय संस्कृति में इंडिपेंडेंट तरीके से भारतीय समाज में किस कला का विकास होता है? तो वो मथुरा कला है। बहरहाल क्वेश्चन के अनुसार आंसर सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां एक अभिलेख मिला है, उसमें वैदिक देवी और देवताओं जैसे मित्र हो गए, नासत्य हो गए, इंद्र हो गए, इनका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। एनसीईआरटी में दे रखा है। इसका राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। इनमें से कौन नवपाषाण कालीन स्थल बिहार में अवस्थित है? तो भीम बेटिका तो आप लोगों को पता ही है कि कहां पर है, ये आपको एमपी में है। और वहीं चिरांद एक ऐसा नवपाषाण कालीन स्थल है जो कि आपको बिहार में स्थित है। 4 महाजनपदों का नाम दे रखा गया है 16 में से, और 4 उनकी राजधानियां दे रखी गई हैं। ठीक है, तो आपको कैसे मैच कर सकते हैं? गांधार तो आप लोगों को पता होगा, तक्षशिला इसकी कैपिटल होती थी। ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज में ही आपको अध्यापन का काम कौन करते थे? चाणक्य करते थे। ठीक है, औंग जहां के राजा कर्ण थे, इसकी राजधानी चंपा थी और इसी नाम की एक नदी भी वहां पर बहती थी। मल्लो की राजधानी कुशीनारा थी जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी जो प्रयागराज के आसपास की जगह है। ठीक है, तो मैच करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 और 2। तो राइट आंसर आपका ए। उसके अगले में देखेंगे अनुयूद और तुरुस किसके नाम है? ठीक है, तो 10 राज युद्ध के बारे में आपको पता होगा। द बैटल ऑफ 10 किंग्स, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, उसी में इस बैटल ऑफ 10 किंग्स में 5 आर्य जनजातियां थी और 5 आपको अनार्य जनजातियां थी, 5 आर्यन और 5 नन आर्यन। उन्हीं में से 5 आर्यंस में से ही अनु थे, यदु थे और तुर्वसु थे। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपको आर्य कबीलों या आर्य जनजातियों के नाम हैं। उसके अगले में देखेंगे कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस आयु में हुई है? तो एनसीईआरटी में दे रखा है 540 से लेकर के 460 बीसी तक ये एग्जिस्ट करते हैं। ये इनका जन्म काल है, ये इनका मृत्यु काल है। चूंकि ये बीसी की कहानी चल रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यूज देखेंगे तो जन्म का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा मृत्यु के न्यूमेरिकल वैल्यू के मुकाबले। यही एडी होता तो कहानी उल्टी होती। अब 540 में से आप जब 468 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये कितने आयु में इनकी मृत्यु हुई है। तो 72 वर्ष की आयु तक महावीर स्वामी जिंदा थे। ऋषिपट्टनम किसका प्राचीन नाम है? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहली बार धार्मिक उपदेश दिया जिसको धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, और उसी का प्राचीन नाम आपको उस समय ऋषिपट्टनम होता था।
ठीक है, यहां पर एक स्तूप वगैरह का भी निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। अगले में देखेंगे बोध गया में बोधि वृक्ष किसके द्वारा लगाया गया। काटने में तो हम लोगों ने देखा कि गोंड का कोई शासक शशांक बोधि वृक्ष को काट डालता है। हाउएवर लगाने वाले व्यक्तियों में से पूर्ववर्मा भी हैं, अशोक भी हैं और अलेक्जेंडर भी हैं। दैट मीन्स राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सारे लोगों ने क्या किया है, बोधि वृक्ष को लगाया है। किस शासक का चिकित्सक जीवक था। ठीक है, ये आपको चीफ फिजिशियन था बिंबिसार का, और अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत को एक बार जॉन्डिस या पीलिया रोग हो रखा था, और बिंबिसार ने जीवक को भेजा इस व्यक्ति के उपचार के लिए। ठीक है, जॉन्डिस क्यों हुआ था, ये व्यक्ति इमली खाने का बहुत शौकीन था। चंद्र प्रद्योत जो है ये इमली से बने हुए आइटम बहुत खाते थे, चटक मटक चीजों को ज्यादा खाते थे, इसी के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हुआ। जॉन्डिस लीवर डैमेज होने के कारण होता है, इनको पीलिया रोग हुआ। जब जीवक इनके राज्य में जाता है और देखता है कि मेन रीजन ये है इस राजा के आपको बीमार पड़ने का, तो इमली को वो ग्रेजुअली रिप्लेस कर देते हैं नीम से। बोलते हैं आप नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करिए, नीम के ही फल खाइए, नीम की पत्तियों को क्या करिए, खाने में डालिए, और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधर जाता है। तो ये जीवक किसके जनरल फिजिशियन थे या चीफ फिजिशियन थे, तो ये बिंबिसार के राज दरबार से संबंधित थे। कालिदास का एक संस्कृत का महाकाव्य है कुमार संभवम। इसमें किस चीज की कहानी कही गई है, तो एक राक्षस था जिसने ये वरदान मांगा कि मेरा जो है ना वध कौन कर सके। पहले तो उसने मांगा कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले कि अमर हम किसी को बना नहीं सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या वरदान मांगा कि ठीक है, मेरा वध वो व्यक्ति करे जो शिव और पार्वती की संतान हो। उसने स्मार्टली ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि भगवान शिव जब समाधि में जाते थे, ध्यान निद्रा में जाते थे, तो करोड़ों अरबों सालों के लिए वो क्या करते थे कि ध्यान निद्रा में रहते थे। और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए उस राक्षस ने बोला कि भैया इतना तो कम से कम मेरा लाइफ स्पैन होगा ही होगा। हाउएवर कैसे कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है, देवताओं की तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं कि भगवान शिव की तपस्या जल्दी से जल्दी भंग हो, इसी चीज की कहानी है कुमार संभवम। कुमार संभवम मतलब कुमार, कौन से कुमार, कुमार कार्तिकेय, संभवम मतलब उनका जन्म संभव हुआ। ठीक है, तो ये फिर किसकी कहानी होगी, शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की ये कहानी होगी। ठीक है, अगला 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कैलाशनाथ जो मंदिर है ना, ये किस वंश ने बनाया है और किस राज्य में अवस्थित है। तो ये पल्लवाज ने बनाया है और आधुनिक समय में ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। नरसिंह वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था, और ऐसा माना जाता है कि महेंद्र वर्मन ने भी इस मंदिर को बनाने में कुछ कंट्रीब्यूट किया था। अगला क्वेश्चन है महामेघ वाहन वंश किस राजवंश को कहते हैं। जब मगध जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद था वो छीन हो जाता है, वो इतना पावरफुल महाजनपद नहीं रह जाता है, तो उड़ीसा में इसी नाम से एक व्यक्ति रूल करना प्रारंभ करता है। उसी के आपको आगे जाकर के उसके वंश में खारवेल जैसा प्रतापी राजा आता है जो कि जैन धर्म को संपोषित करता था, और ये व्यक्ति उड़ीसा से रूल करता था। और महामेघ वाहन वंश को चेदी वंश भी कहा जाता है। तो चेदी कह लीजिए या महामेघ वाहन कह लीजिए, एक ही चीजें हैं। यूकी किसने लिखा हुआ है, तो हुएन सांग की लिखी हुई किताब है। हुएन सांग भारत कब आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन के कालखंड में, और पूरे 5 ईयर्स इसने अपने डिवोट किए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी को लेके। अभी तक यही क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि सीयूकी किसने लिखा हुआ है, तो ये आपको हुएन सांग की लिखी हुई किताब है। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और जानेंगे, इस किताब का भारतीय अनुवाद क्या है, तो इसका भारतीय अनुवाद होगा द क्रॉनिकल्स ऑफ द वेस्ट। ठीक है, अब चाइना अगर इधर को है और इंडिया आपको यहां पे एग्जिस्ट करता है, और अगर वो इस दिशा के तरफ ट्रेवल करेगा तो ये उसके लिए वेस्ट होगा। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि शियुकी का शाब्दिक अर्थ होता है आपको उसके जो पश्चिम में राज्य हैं उनकी कहानी। कलहन किसके राज दरबार में थे, कलहन किस चीज के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने राज तरंगनी लिखा है।
और इसमें नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस है उसके राजाओं की क्रोनोलॉजी लिखी हुई है, और स्पेसिफिकली बात की जाए तो कश्मीर के राजाओं की कहानी लिखी हुई है। ठीक है, और किस भाषा में राज तरंगिणी है, तो संस्कृत में है, और ऐसा माना जाता है कि ये जय सिंह के राज दरबार में थे। उसके अगले में देखेंगे कि राजगृह की सप्तपर्णी गुफा किस चीज के लिए जानी जाती है, तो यहां पर आप जानेंगे कि गौतम बुद्ध प्राय तपस्यारत रहते थे। 483 बीसी में जब उनकी मृत्यु होती है तो उन्हीं के एक प्रिय स्टूडेंट होते हैं महाकश्यप, वही इसी सप्तपर्णी गुफा में, बिकॉज ये गुफा गौतम बुद्ध को बहुत प्रिय थी, पहली बौद्ध संगति क्या करते हैं, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। पेट्रोनाइज करने वाले रूलर का नाम क्या था, तो अजात शत्रु था, और 3 पिटकाज में से 2 पिटकाज, जो 2 प्राइमरी पिटकाज हैं, पिटक हैं, उनको यहीं पर कंपाइल किया गया है। तो इसको जाना जाता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। अभी भी इस जगह तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, 500 प्लस सीढ़ियां हैं, और इसको बिहार गवर्नमेंट को और अच्छे टूरिस्ट प्लेस के तौर पर क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक महाजनपद नहीं है, तो चेदी भी है, कंबोज भी है, असमक भी है जिसकी राजधानी पोटली वगैरह थी, ये सबसे दक्षिण का था, दक्षिण का महाजनपद था। हावेवर तक्षशिला कोई महाजनपद नहीं था, बल्कि गांधार नामक महाजनपद की राजधानी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा महाजनपद नहीं है, तो तक्षशिला महाजनपद नहीं है। महाभारत में भी आप देखेंगे तो गांधारी की चर्चा मिलती है, गांधारी गांधार इसी देश से थी, ठीक है, जिनके भाई शकुनी वगैरह के कारण क्या हुआ है, पूरी महाभारत हुई है। दीपवंश और महावंश किस देश में रचित बौद्ध ग्रंथ है, पहला चीज तो जानेंगे कि ये कैसे टेक्स्ट है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और ऐसा माना जाता है कि इनको कंपाइल किया गया है आपको श्रीलंका में। ठीक है, उसके अगले में आएंगे, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी और गिरनार में क्या समानता है। ठीक है, कालसी जो जगह है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। गिरनार आप लोगों को पता ही होगा कि गुजरात में है, और शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा वर्तमान के पाकिस्तान में है। कितने दिनों तक रहेंगे ये पता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से पॉलिटिकली अनस्टेबल है, कभी ये स्टेट फुली फेल्ड ना हो जाए, डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। बहरहाल इन चारों नामों को अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि ये वो जगह हैं जहां से आपको अशोक के शिला अभिलेख मिलते हैं। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन सा है, जेम्स प्रिंसेप। किस ईयर में उसने डिसाइफर किया है या पढ़ा है, तो 1837 ईस्वी में पढ़ा है। कौन सा मंदिर इसमें कांचीपुरम में स्थित है, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तो काफी चर्चा में भी रहता है, माना जाता है कि इस मंदिर के पास अकूत धन संपत्ति है। ठीक है, अरुल मिगु रामनाथ स्वामी मंदिर या एकाम्बरेश्वर रार मंदिर। तो ये जो डी है ना, ये कांचीपुरम में है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। स्वप्नवासवदत्ता में वर्णित राजाओं के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, पहली चीज तो जानेंगे कि महाकवि भास के द्वारा ये लिखी गई है। अगला ये भी जानेंगे कि भास इतने ग्रेट थे कि उनसे खुद कालिदास इंस्पायर्ड होते थे अपने बहुत सारे नाटकों के आरंभ में। वो बोलते हैं कि मैं भास जितना अच्छा लिखने का प्रयास करता हूं। इससे ये भी पता चलता है कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से भास पहले एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, और अगर इंडिया का सबसे बड़ा नाटककार अगर किसी व्यक्ति की बड़ाई कर रहा है तो हम लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी राइटिंग कितनी अच्छी रही होगी। पुस्तक का नाम है स्वप्न वासवदत्ता। ठीक है, स्वप्न आया किसको आया, तो वासवदत्ता नामक राजकुमारी को आया। इनकी प्रेम कहानी पर आधारित है, ये एक रोमांटिक इसको प्ले माना जाता है। वासवदत्ता का प्रेम किसके साथ, तो राजा उदयन के साथ। तो अगर ये रोमांटिक लव अफेयर होगा तो दैट मीन्स राजा उदयन की चर्चा तो जरूर की गई होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो वासवदत्ता है ना, ये अवंती या उज्जैन के शासक चंद्र प्रद्योत की क्या थी, पुत्री थी। कहीं कहीं पर इनको प्रद्योत भी मेंशन किया जाता है, राइट। तो दैट मीन्स क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कितने राजाओं का नाम इस बुक में है, तो इन दोनों की चर्चा की गई होगी। दैट मीन्स की आंसर वुड बी सी। ठीक है, कुछ ऐसी कहानी है कि उदयन को वीणा बजाने बहुत अच्छे तरीके से आता था,
और धोखे से प्रद्योत क्या करते हैं, उनको कैद कर लेते हैं और कैद करने के क्रम में वो अपनी पुत्री को इस चीज के लिए अलाउ करते हैं कि आप जा करके क्या करिए कि उदयन से आपको कारावास में ही वीणा वगैरह बजवाना सीखिए। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किसने निर्माण किया है, तो राज राजेश्वर प्रथम ने किया है। किस कालखंड में किया है, तो देखेंगे एनसीईआरटी में दे रखा है 1003 से लेकर के 1010 तक, और ये कालखंड कौन सी फिर सदी हो जाएगा, तो 11वीं सदी हो जाएगा। राइट आंसर वुड बी बी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्टैब्लिश करने वाले धर्मपाल थे, जो कि 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक ये रूल करते थे। और इनके पिता जो आपको पाल डायनेस्टी के संस्थापक भी माने जाते हैं, गोपाल, जो कुछ 750 ईस्वी से लेकर के 770 ईस्वी तक रूल करते थे। तो संस्थापक के पिता का नाम पूछ रखा है, तो धर्मपाल के पिता कौन थे, गोपाल। दैट मीन्स राइट आंसर वुड बी ए। फिर देखिए भास के एक और नाटक की चर्चा की गई है, मध्यम व्यायोग नाटक। इसके नायक कौन है, तो ये नाटक कुछ इस प्रकार से है कि पांडव जब वनवास में रहते हैं ना, उसी समय आपको भीम के एक पुत्र थे घटोत्कच, वो अपनी माता हिडिंबा के भोजन के लिए क्या करते हैं ना, कि ब्राह्मण परिवार में से एक लड़के को खाने के लिए उठाने जाते हैं। और उस ब्राह्मण परिवार में 3 लड़के रहते हैं, और जब होता है कि 3 लड़कों में से एक लड़के को दे दो, नहीं तो हम तीनों lड़कों को मार देंगे, तो जो पिता रहते हैं, ब्राह्मण पिता रहते हैं, वो बोलते हैं बड़ा लड़का हमको प्रिय है, इस लड़के को हम नहीं देंगे। और माता कहती है ना कि जो सबसे छोटा बेटा है वो हमको प्रिय है, उसको हम नहीं देंगे। तो जो बीच वाला बच्चा रहता है वो बोलता है फिर तो फैसला हो गया पिताजी, आपको एक बेटा अच्छा लगता है, माँ को एक बेटा अच्छा लगता है, मैं जो मध्यम बेटा हूं ना, उसी को इस राक्षस के साथ जाने दीजिए। मध्यम व्यायोग, ठीक है। अब मध्यम व्यायोग, लेकिन वो ब्राह्मण का बेटा बहुत क्लेवर था, बहुत चालाक था, वो जाते जाते इस चीज को साइड करते हुए, इस चिल्लाते हुए जाता है कि देखो मुझ मध्यम लड़के को ये घटोत्कच उठा करके ले जा रहा है, ठीक है। और अगर आप ध्यान देंगे तो 5 पांडवों में से, वैसे तो तीसरे नंबर पर अर्जुन है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो भीम भी क्या थे, वो आपको मझले भाई थे। महाभारत वगैरह में देखेंगे हमेशा उनको इसी तरीके से बोला जाता है, मझले भैया मझले भैया मझले भैया, राइट। तो भीम को लगता है वहीं पर कहीं पर पांडव लोग रह रहे थे, भीम को लगता है कि हम तो यहाँ हैं, हम मध्यम हैं, हम यहाँ हैं, तो हमको कौन उठा करके ले जा रहा है। दैट मीन्स इसके नायक कौन होने चाहिए, तो भीम होने चाहिए। भीम और घटोत्कच के ऊपर ये आपको स्टोरी बेस्ड है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एल्लोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर बनवाया है, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ये कृष्ण वन ने बनवाया है, ठीक है। ऐसे भी डिवोशनल सीरियल्स में आप देखेंगे ना कि भगवान विष्णु हमेशा शंकर जी की आराधना करते हैं, शंकर जी हमेशा विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। अब यहाँ पर शिव का टेम्पल किन्होंने बनाया है, कृष्ण, या आप जो कि विष्णु भगवान के एक इनकारनेशन माने जाते हैं। किस युद्ध में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की हार होती है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय वो व्यक्ति था पुलकेशिन द्वितीय वो व्यक्ति था जो आपको किसको हराता है, तो हर्षवर्धन को हराता है। और हर्षवर्धन को हराने वाले इस व्यक्ति को किसने हराया है, तो नरसिंह वर्मन को ने हराया है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी के साथ युद्ध करते हुए पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु भी हो जाती है और नरसिंह वर्मन इनकी राजधानी वातापी वगैरह तक चढ़ाता है। आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के आयु को आरोही क्रम में आपको सजाना है, तो ऐसा माना जाता है कि 100 साल की ह्यूमन लाइफ है, इसमें 25 ईयर्स ईच होने चाहिए। 4 आश्रम, आश्रम मतलब होता है जीवन का एक चरण। सबसे पहले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करे कि शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे। दूसरा आता है गृहस्थ,
ब्रह्मचर्य के रहते हुए जब वो एस्थेटिक लाइफ जीता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उसी शिक्षा को किसी ना किसी एक व्यवसाय के क्षेत्र में उसको अप्लाई करना चाहिए, उससे उसको धन कमाना चाहिए और धन कमाने के बाद उसी धन से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। तो डेट मीन्स ब्रह्मचर्य के बाद वो गृहस्थ आश्रम में जाए, 25 साल यहां रहने के बाद वो वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान करे, और वानप्रस्थ वन से बना हुआ है और वन में रहने वाले व्यक्ति को कोई बहुत मोह माया नहीं रहता है। इस समय माना जाता है कि व्यक्ति क्या करे, सांसारिक मोह माया से धीरे धीरे दूर होना शुरू करे, जो भी सामाजिक कार्यों में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करे, पारिवारिक कार्यों में संलिप्तता धीरे धीरे कम कर दे, गौशालाओं का संचालन करे, परिवार को छोड़ करके समाज के भले के लिए काम करे, और सन्यास में माना जाता है कि कंप्लीटली अब उसका समाज से कुछ भी लेना देना नहीं रह गया है। अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो उस व्यक्ति को आपको कंप्लीटली ईश्वर के ध्यान में संलिप्त हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा, पहले व्यक्ति ब्रह्मचारी रहे, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ एंड देन फिर सन्यास। संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र क्या था, तो ऑरिक मेडू, जो कि आधुनिक आपको पौंडीचेरी के आसपास है, यहां से बहुत सारे रोमन बर्तन, मनके या आभूषण मिले हैं, और उससे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि उस समय ये एक पोर्ट रहा होगा, और यहां से फिर क्या होता है कि आपको बिजनेस वगैरह संचालित किया जाता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विभाषी शिलालेख है, गिरनार, कंधार, मास्की या भरहूत। जो कंधार शिलालेख है ना अशोक का, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट पर है, वहां पर ग्रीक्स का आना जाना काफी बड़ी मात्रा में प्रारंभ हो गया था। अलेक्जेंडर के चूंकि बाद की कहानी है अशोक की, तो उस समय क्या हुआ था कि ग्रीक्स यहां पर आ रखे थे। तो ग्रीक्स तक अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है तो उनकी जो लिपि होगी उसी में आपको कोई मैसेज कॉन्वे करना होगा। इसीलिए कंधार शिलालेख में एक तो अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है, और इससे भी अधिक प्रमुखता से ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो कंधार है जिसमें द्विभाषी शिलालेख आपको देखने को मिलता है। लिच्छवी दोहित्र किसको कहा गया है, तो जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिनके पुत्र हुए समुद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की एक राजकुमारी से विवाह किया था, और उसी से समुद्रगुप्त की का जन्म हुआ था। दोहित्र मतलब उनका पुत्र, लिच्छवी का पुत्र, ठीक है। तो ये टाइटल दिया जाता है समुद्रगुप्त को। राइट आंसर वुड बी डी। इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित 4 जगहें दे रखी गई हैं, और इन 4 जगहों से आपको क्या क्या फाइंडिंग्स मिली हैं उसको आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। हड़प्पा से 6 स्मॉल ग्रैनरीज, 6 छोटे अन्न भंडार गृह मिले हैं, ठीक है। एक बड़ा अन्न भंडार गृह या सबसे बड़ी इमारत इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी है, तो आपको मोहनजोदाड़ो में है। हाउएवर 6 छोटे अन्न भंडार गृह आपको हड़प्पा से भी मिलते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा को इसके साथ रिलेट कर देंगे। ग्रेट बाथ आपको या महान स्नानागार कहां देखने को मिलता है, तो ये मिलता है आपको मोहनजोदाड़ो में। कालीबंगा से आपको मिलता है प्लाउड आपको मार्क्स की, जिसके हल के निशान, जिससे पता चलता है थोड़ा यहाँ पर खेती बाड़ी वगैरह होता होगा। और लोथल इनका डॉक यार्ड या पोर्ट था, ये आप लोगों को संभवतः पता ही होगा। तो एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसी आधार पर मैच कर लेंगे। 4 के बाद 1 के बाद 3, तो 4 1 3, दैट मींस ए वुड बी द राइट आंसर। राजस्थान के माउंट आबू में तिलवारा मंदिर है, ये किस जिले में है राजस्थान के, कभी कभी पूछ देते हैं, तो सिरोही जिले में है। ये इन मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो विमल शाही मंदिर है। एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि विमल शाही मंदिर कहां पर है, तो यही माउंट आबू दिलवाड़ा टेम्पल के अंतर्गत है। और ये जैन तीर्थंकरों को डेडिकेटेड है। तीर्थंकर वो लोग होते हैं जो आपको जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, आपके अंदर ज्ञान का संचार करके आपको सांसारिक मोह माया से क्या करते हैं, दूर करते हैं, जिसके कारण आपको आंतरिक शांति मिलती है। तो तीर्थंकर शब्द है जैन धर्म का। दैट मीन्स राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिख रखा है, फ्रॉम विच मॉडर्न स्टेट डिड द अलवार सेंट ओरिजिनेटेड। पहला चीज जानेंगे कि जो अलवार संत थे ये भगवान विष्णु के क्या थे, आपको भक्त थे।
इनमें बड़े संतों में से अंडाल का नाम ले लीजिए, या पेरी, आपको अलवार का नाम ले लीजिए, पेरी अलवार। ये लोग किसकी उपासना करते थे? तो भगवान विष्णु या नारायण की उपासना करते थे। इनका मानना था कि धार्मिक कर्मकांडों के अतिरिक्त आपको आंतरिक शुद्धि पर या ज्ञान की प्राप्ति पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर आप किसी भी जाति में जन्मे हैं, अगर आपको ईश्वर भक्ति प्राप्त करनी है तो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, और वो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आपको अहम बात होगी। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट किए हैं तमिलनाडु से। और एक नैनार सेंट थे, और नैनार सेंट किसकी उपासना करते थे? तो भगवान शिव की उपासना करते थे। ऋग्वेदिक जो आर्य लोग थे, ये चरवाहे लोग थे। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि चरवाहे, दैट मीन्स किसी चीज को वो चराते होंगे, गायों को चराते थे। ये किस चीज से आपको पता चलता है? तो ऋग्वेद में गाय के कई संदर्भ हैं। गाय को इवन अघन्या कहा गया है, ऐसा जिसकी निंदा न की जा सके, जिसकी हत्या न की जा सके। ठीक है, अधिकांश युद्ध लड़े गए हैं गायों के लिए ही। ठीक है, गोविष्टी वगैरह शब्द इस्तेमाल में लाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुजारियों को भूमि नहीं दी जाती थी, यूजुअली गाय दी जाती थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। दैट मीन्स राइट आंसर वुड बी डी। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले हर्यक रूल करते हैं मगध पर, फिर शिशुनाग करते हैं, फिर नंद आते हैं, और नंदों को ही उखाड़ करके मौर्यन क्या करते हैं? सत्ता पर आते हैं चाणक्य के नेतृत्व में। तो दैट मीन्स 4 होगा, फिर 2 होगा, 4 से 2 आप जाएंगे, फिर 1 जाएंगे, और लास्ट में 3 को ऑप्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो महायान है, जहां भगवान बुद्ध की देवता के तौर पर आपको पूजा होती है। हीनयान और थेरवाद में बेसिकली उन्होंने जो प्रीचिंग दी है, जो सिंपल उनकी प्रीचिंग है, जो बहुत इफेक्टिव है, उसकी बात की गई है। हाउएवर दिगंबर और श्वेतांबर जो है आपको जैन धर्म से संबंधित 2 संप्रदाय हैं। जब मगध में अकाल पड़ता है तो इन्हीं 2 संप्रदायों में वो लोग विभाजित हो जाते हैं। तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उसका जो रॉक एडिक्ट 13 है ना, इसमें आपको चर्चा मिलती है कि कलिंग के विरुद्ध अशोक ने क्या किया है? आपको युद्ध किया है, और इस युद्ध को जीत करके भी अशोक का मन इतना व्यथित होता है, इतना दुखी होता है कि लगभग 1 लाख लोग उसने मार डाले, और अंतोगत्वा वो शांति और अहिंसा की नीति पर चल पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? चित्रात्मक है। चित्रात्मक है, इसीलिए इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि आप देखिए, अगर शेर कहीं पे चित्र बना हुआ है तो वो आरबीआई का शेर हो सकता है, मेक इन इंडिया का हो सकता है, भारत का राष्ट्रीय पशु हो सकता है, या किसी व्यक्ति ने शेर पाला हुआ है, जैसे अरब वरब में कुछ सेख वेख करते हैं, वो भी हो सकता है। अगर कहीं पर पंजे का निशान है तो ये आपको थप्पड़ हो सकता है, किसी देवता की अभय मुद्रा हो सकती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हो सकता है। तो चित्रात्मक है, इसीलिए इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और इसको बोलते क्या है? तो बोस्टोफेडन बोलते हैं। तो दैट मीन्स इनमें से सभी अप्रोप्रिएट आंसर होगा। चित्रात्मक भी है, इसीलिए पढ़ा भी नहीं जा सका है, अनडिसाइफर्ड है, और इसको बोलते क्या है? तो बोस्टोफेडन बोलते हैं। उपनिषद जो कि वेदिक, जो ऑथेंटिक वेदिक लिटरेचर है, उसके सबसे अंत में आया है, वेदों के बाद, ब्राह्मणों के बाद और अरण्यक के बाद, इसीलिए इसको वेदांत भी बोलते हैं। और इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? तो इसका लिटरल मीनिंग होता है पास बैठना। किसके पास बैठना? तो गुरु के पास बैठना। ठीक है, उसके अगले क्वेश्चन में देखेंगे, पुंड्रवर्धन भुक्ति कहां पर स्थित था? तो जो भी गुप्त कालीन आपको शिलालेख मिले हैं ना, उसमें इस प्रदेश की चर्चा की गई है, और ये आधुनिक समय में जो नॉर्थ बंगाल है उसको पुंड्रवर्धन भुक्ति कहा जाता था। अगले में देखेंगे कि हु रोट द लाइफ ऑफ ह्वेन सांग। ह्वेन सांग की जीवनी किसने लिखी है? क्या इत्सिंग ने लिखी है, जो 673 में आया था इंडिया, या चो लाउ ने लिखी है, या टॉलमी ने लिखी है, या हुई ली ने लिखी है? टॉलमी तो उनके पहले एग्जिस्ट करते थे। हाउएवर द राइट आंसर वुड बी हुई ली। हुई ली ने लिखा है लाइफ ऑफ ह्वेन सांग, जो कि बायोग्राफी है ह्वेन सांग के ऊपर कि वो इंडिया में आते हैं, क्या क्या करते हैं। बिंदुसार ने विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को कहां भेजा था? बिंदुसारा सेंड अशोक टू क्वेल द रिबेलियन इन तक्षशिला। तक्षशिला में एक विद्रोह भड़का था मौर्यन साम्राज्य के विरुद्ध, जिसको डील करने के लिए बिंदुसार क्या करता है कि अपने बेटे अशोक को भेजता है,
और अशोक को क्या बना करके भेजता है, तो कुमार मात्य बना करके भेजता है। ये जो टॉम है वो चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि ये जो राजकुमार होते हैं ना, ये पितृहंता की तरह होते हैं, केकड़ों की तरह होते हैं, इसीलिए इनको क्या करना चाहिए, राजधानी से दूर रखना चाहिए। इनको कुमार मात्य बना करके जो प्रांत हैं उनमें आप अवस्थित करो, उनमें बिठाओ, ताकि ये लोग प्रशासन की बारीकियां भी सीख पाए और कभी भी एक्चुअल में आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र वगैरह ना कर पाए। तो फिर राइट आंसर फिर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके अगले में देखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ऐसे वर्ड्स आपको कहां देखने को मिलेंगे, तो पुराणों में देखने को मिलेंगे, जो वैदिक लिटरेचर का आपको पार्ट भी नहीं माना जाता है। पुराणों का लिटरल मीनिंग ही होता है पुराना। किस कालखंड में इनको अंतिम रूप से कंपाइल किया गया है, तो गुप्त काल में इनको कंपाइल किया गया है। और इसमें बहुत सारी वंशावलियों की चर्चा है, इवन मौर्यन डायनेस्टी की भी इसमें कुछ चर्चा की गई है। तो ये सारी शब्दावलियां किस टेक्स्ट को, किस रिलीजियस टेक्स्ट को इंडिकेट करती हैं, तो दे आर बेसिकली रिफरिंग टुवर्ड्स द पुराण। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए जाने जाते हैं, तो जो नन्यन है और टिक्कन है, इन लोगों ने महाभारत को तेलुगु में ट्रांसलेट किया है। और जो लोग भी रामायण और महाभारत को स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट करते थे या उसके ऊपर कमेंट्री लिखते थे, इनकी समाज में साहित्यिक जगत में अच्छी मान्यता होती थी, और ये काम करने वाले नन्यन है और टिक्कन है। अगले में देखिए कि वो कौन सा चोल सम्राट था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी। चूंकि चोलार लोग जाने जाते हैं किस चीज के लिए, तो सिंहल देश या श्रीलंका को कॉन्कर करने के लिए। हावेवर आगे जाकर के एक ऐसा चोल सम्राट भी आता है जिसने न सिर्फ श्रीलंका को फ्री कर दिया, बल्कि अपनी बेटी का विवाह सिंहल राजकुमार से भी कर दिया। यहाँ कौन सा फैक्ट हिडन है कि उस समय श्रीलंका को क्या कहा जाता था, सिंहल देश कहा जाता था। तो ऐसा करने वाले राजा का नाम है कुलोत्तक प्रथम। अगले में आइए, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया, तो राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है उसको स्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति का नाम है दांती दुर्ग, जिसने अपनी राजधानी स्थापित की मान्याखेत में, या खेड़ भी इसको बोलते हैं, जो आधुनिक सोलापुर के आसपास है, डेट मीन्स महाराष्ट्र की कहानी है। और जो भी क्षत्रिय ओरिजिन के नहीं रहते थे ना, उनको माना जाता था कि अगर आपने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान को संपूर्ण कर लिया, जिसके लिए देश की सारी पवित्र नदियों का जल वगैरह मंगाया जाता था, उससे आपको अभिषेक किया जाता था राजा का, तो आपको माना जाता था कि आपका पुनर्जन्म हुआ है और आपका पुनर्जन्म एज अ क्षत्रिय हुआ है। तो ये करने वाले व्यक्ति कौन से हैं, तो दांती दुर्ग है। उसके अगले में देखेंगे, विजिगीषु जो राजा है, इसका सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रस्तावित किया गया, क्या चाणक्य है, या मनु महाराज ने मनुस्मृति में बताया है, या दया भाग में जिमुतवाहन ने बताया है, या विश्वामित्र का ये गढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना करी है। तो विजिगीषु राजा मतलब होता है ऐसा राजा जो हमेशा जीतने की इच्छा रखता हो, अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करने की इच्छा रखता हो। और ये सारी बातें बताई गई हैं चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। लिटरल मीनिंग जानेंगे, एक ऐसा राजा जो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए हमेशा आतुर रहता हो। और चाणक्य बोलते हैं अर्थशास्त्र में कि किसी भी राजा का पड़ोसी कभी उसका मित्र नहीं हो सकता है, वो हमेशा उसका शत्रु होगा। हाउएवर इसके कॉन्ट्ररी एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में, जैसे अमेरिका और कनाडा हो गए, दोनों एकदम पास पास अवस्थित हैं और फिर भी उनके बीच क्या है, तो आपको फ्रेंडली रिलेशंस है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कॉइन करने वाले कौन है, तो चाणक्य है। 12वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म भारत से विलुप्त हो गया, इसके कौन कौन से प्रमुख कारण थे। ये जो भी 4 कारण हम लोगों ने यहां पर दे रखे गए हैं ना, ये चारों आपको एनसीईआरटी में बहुत प्रमुखता से एग्जैक्ट यही सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे चलकर बौद्ध धर्म भी उन्हीं कर्मकांडों और अनुष्ठानों के जाल में फंस गया जिनकी वो आरंभ में निंदा करता था। लास्ट किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था कि गौतम बुद्ध और जो महावीर स्वामी हैं, ये श्रमण परंपरा से उपजे थे, जो वैदिक कर्मकांडों की आलोचना करते थे। लेकिन आगे जाकर के बुद्ध धर्म में भी एक तंत्रयान सेक्ट उभरता है और इसने भी बहुत बड़ी मात्रा में रिचुअल्स वगैरह को क्या कर किया, परफॉर्म करना शुरू किया। इसके कारण ये लोग धीरे धीरे करके आम जनता के बीच इन
के प्रति एक अविश्वास पैदा हुआ। ब्राह्मणों ने भी अपने धर्म को सुधार लिया बौद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए। जो शूद्राज और आपको स्त्रियां थीं, जिनका ऋग्वेदिक काल में तो एक बड़ा ऊंचा स्थान था, हाउएवर आपको महिलाओं का, और उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी सामाजिक परिस्थिति खराब हो रखी थी, तो इन्होंने क्या किया कि पुराण वगैरह पढ़ने का अधिकारी बना दिया कि ठीक है, शूद्र व्यक्ति या स्त्रियां भी पुराणों का पाठ कर सकती हैं या उनको सुन सकती हैं। जन सामान्य की भाषा पाली को छोड़कर के इन्होंने इलीट्स की भाषा संस्कृत को ग्रहण कर लिया, ये भी ट्रू है। और जो बौद्ध विहार थे वो विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गए और ये उन्हीं कुकर्मों के केंद्र बन गए जिनका गौतम बुद्ध ने कड़ाई के साथ निषेध किया था। गौतम बुद्ध जिन बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे वही बुराइयां बौद्ध विहारों में आ गई, जो इनके रहने की जगह वगैरह थी। तो दैट मीन्स राइट आंसर वुड बी डी। निम्नलिखित में से कौन एक चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ठीक है, आपको चाणक्य बोलते हैं कि किसी भी राज्य के 7 हिस्से होते हैं, जिसमें कोष होता है, सेना होता है, दुर्ग होता है। इसके अतिरिक्त राजा को भी प्रमुखता से बताया गया है, मंत्रियों को प्रमुखता से बताया गया है, जनपद को प्रमुखता से बताया गया है, क्योंकि अगर प्रजा ही नहीं होगी तो राजा कैसा। और साथ साथ मित्र की बात की गई है कि राजा के पास एक मित्र होना चाहिए, मित्र राजा होना चाहिए जो एडवर्स कंडीशन में आपको हेल्प आउट करे। ठीक है, जैसे अभी के समय में इजराइल को देखिए, कोई भी उसके ऊपर समस्या आती है तो अमेरिका स्टैंड लेने के लिए खड़ा रहता है, अपने सारे एडवांस वेपन उनके लिए इजिली एक्सेसिबल करा देता है। तो सप्तांग सिद्धांत में वो चाणक्य यही बोलते हैं कि 7 एसेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी राज्य के। 3 यहां लिख दिए गए हैं, 4 हम आपको बताएं, 3 4 टोटल 7 हो गया। हाउएवर शत्रुओं का दमन, सप्रेशन ऑफ द एनिमीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चाणक्य सप्तांग थ्योरी। सो पूछ ही रखा है कि कौन सा पार्ट नहीं है, तो डी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बिहार के किस पुरातात्विक स्थल से बहुत सारी कुषाणकालीन ईंटें मिली हुई हैं? तो ये भी आपको एनसीईआरटी में, ओल्ड जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री की, उसमें दे रखा है कि ये चीजें आपको कहां से मिली है, चिरांद से मिली है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मरनासन राजकुमारी का चित्र हमको कहां देखने को मिलता है? तो ये अजंता जो केव है ना, उसकी केव संख्या 16 में देखने को मिलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए किस केव संख्या में, 16। ये किस धर्म से संबंधित चित्र है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहुत लोगों को लगता है कि ये मरनासन राजकुमारी भगवान बुद्ध की वाइफ है। हाउएवर ये भगवान बुद्ध के भाई नंद की पत्नी है। नंद इतने आसक्त थे अपनी वाइफ को लेकर के कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन नहीं कर पाते थे। एक बार भगवान बुद्ध के लिए इनके कारण क्या हुई है, भिक्षा का प्रबंध नहीं हो पाया है। इसके कारण ये आत्मग्लानि में आते हैं और फिर जो भी सांसारिक मोह माया उनको छोड़ देते हैं, और इसके कारण इनकी वाइफ क्या करती है, खाना पीना छोड़ देती हैं। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इसको क्या कहा जाता है, डाइंग प्रिंसेस। एक ऐसी राजकुमारी जो मर रही है। क्यों मर रही है? वियोग में मर रही है। किसके वियोग में मर रही है? नंद के वियोग में मर रही है। और नंद कौन थे? ये आपको भगवान बुद्ध के भाई थे। इसी थीम के ऊपर ना, यू विल बी अम्यूज्ड टू नो कि एक किताब भी लिखी गई है, सौंदर्यानंद। और ये सौंदर्यानंद पुस्तक लिखी गई है बाय ग्रेट अश्व घोष। तो ये 150 क्वेश्चन टोटल थे। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। और अगर पूरा डिस्कशन आप सुनेंगे ना, तो ये अपने आप में 150 क्वेश्चन नहीं है, ये कम से कम आपको 600-700 क्वेश्चंस आपके इस पूरे डिस्कशन के आधार पर क्लियर होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने ऐसे लोग जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में है, उन तक भी आप इस वीडियो को एक बार जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू।